बड़ा बढ़िया बोला ना सर ना। यही होगा तुम्हारा जो जनरेशन आ रहा है ना छोटू, जो चल रहा है ना, और धीरे धीरे चीजें इसी डायरेक्शन में जा रही है। तुम एक फैक्ट्री से गांव से निकल के आ रहे हो, इस फैक्ट्री में प्रोसेस हो रहे हो। गन्ना समझते हो ना, तुम खेतों में थे, यहाँ निकल के जूस हम लोगों ने बनाया है। आगे जो यहाँ से जॉब लेकर के जहां जाओगे वहां तो तुम चीनी बन जाओगे, इतना ब्लीचिंग मारा जाएगा, ब्लीच किया जाएगा। तुम रहोगे एक कमरे में, 10 बाय 10 के कमरे में 30,000 40,000 तुम रेंट दोगे बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली। तुम्हारी 1.5 लाख की 1 लाख की सैलरी होगी, तुम 30,000 उसमें से रेंट दोगे, बाकी अपना मेंटेनेंस, बाकी तुम्हारा दवाई। मतलब अगले जो ये 20 साल के बाद नेक्स्ट 20s की कहानी मैं वो कह रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी इसी में गुजर जाएगी। जब तुम जीवन के उत्तरार्ध में पहुंचोगे, उत्तरार्ध समझते हो, मतलब 40 के बाद उत्तरार्ध कहते हैं, आखिरी 20-25 सालों। नहीं, मेरे साथ वो नहीं है ना, क्योंकि हम दूसरे ख्यालात के व्यक्ति, हमने कोटा को लात मार दिया था 2006 में, हम दूसरे ख्यालात के व्यक्ति। हमसे अभी भी कोई बोलता है कोटा से, दोस्त मित्र कहते तुम आ जाओ यहाँ, हम बोलते ना भाई, कबूतर खाने में रहने ना जाना है। क्योंकि तुम रहते करते क्या हो, तुम घर की ईएमआई जोड़ने में परेशान रहोगे, क्योंकि तुम 20 साल तुम जद्दोजहद करोगे, रेंट बहुत लग रहा है, रेंट बहुत लग रहा है, 40,000 लग रहा है, फिर अगला 20 साल किस में लगाओगे? एक 2 BHK खरीदने में। 5 करोड़ की इसकी वैल्यू है, 5 करोड़ रुपया है नहीं, तो करोगे कैसे? लोन लोगे, उसको चुकाने में तुम्हारी जिंदगी जाएगी। बाकी जो शादी करोगे उसमें भी 1-8 करोड़ खर्च होगा ही, तो उसके लिए भी तो लोन ही लोगे। तो यही 2 ही चीज जीवन में, दहेज वहेज सब भूल जा बेटा, अब शादी हो जाए तेरी वही बहुत। 5 साल में सिचुएशन ये आने वाली है, हा? समझे? अभी तक तो अरेंज मैरिज और लव मैरिज सुने हो ना, अभी तक तो डिफरेंस है दोनों में। 5 साल बाद कोई अंतर नहीं है। अरेंज वाले में तुम अपने वाले से लव करते हो, और लव वाले में अपने से करते हो, अरेंज वाले में दूसरे से करना पड़ता है। यही अंतर रहेगा और कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए ये सारी सीमाएं भूल जाओ। जीवन में एक ही धन रहेगा बचा हुआ, स्वास्थ्य। अब आ गए मुद्दे पे। तुम्हारी जिंदगी तुम लिखवा लो, लिखोगे, लाओ साइन करवा देता हूं, अल्लाह 2 ही चीज में जाएगी। अरे मैं यहां लिख देता हूं ना, तुम मेरे साथ फोटो ले लो। बाकी सब मिथ्या। हाँ फोटो ले ले, बिल्कुल पक्का है। नहीं, लिटरली तुम लोगों की लाइफ, अब जो जनरेशन चल रही है, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा काम करने का, रहने का तरीका जैसा होने वाला है, तुम 18 तक बहुत एक्टिव हो, हाइपर एक्टिव हो, क्योंकि गांव घर से आए हो मेजर, या अपने शहरों में भी रहो, तो स्कूल में रहो, हर जगह हाइपर एक्टिव रहो। अब यहां से तुम 2-3 साल प्रिपरेशन करोगे, 2 साल 3 साल प्रिपरेशन कर रहे हो, अगले 4 साल 5 साल तुम आईटी या मेडिकल कॉलेज में या एनआईटी में गुजारोगे, तुम्हारा अगला 10 साल गया तो 30 कंप्लीट हो गया। अब 30 से तुम क्या शुरू करोगे? नौकरी। तुम्हारी अर्ली एवरेज पैकेज होगी 15 लाख 16 लाख 20 लाख की एवरेज, मैक्सिमम बहुत तुर्रम खान निकल गए तो 30 लाख 35 लाख 40 लाख की हुई। उसके बाद क्या होगा? ये 10 साल तुम लगोगे अपने करियर को सेट करने में कि अब कैसे और ऊंचाई पे जाया जाए। जब एक बार कितना तुम 40 में क्रॉस करोगे तो तुम्हारे शरीर की क्षमता क्या होगी? गिरेगी। और यंग जनरेशन जो आने वाला है वो क्या करेगा? तुम्हें पछाड़ देगा तुम्हारी फील्ड में। वो क्रिएटिव भी होगा, नया ब्लड भी होगा, नई एनर्जी होगी इसकी, तो तुम्हारी अल्टीमेटली
तुम्हारा जो करियर का ग्राफ है वो कितने पे गिर जाएगा? 40 पे। करियर 10 साल का ही रहेगा, 30 से 40, और 40 साल जाते जाते तुम्हारे घुटने में दर्द, सीने में दर्द, कमर में दर्द, आंखों में 4-5 चश्मा लग जाएगा, अलग अलग मौके पर अलग अलग चीजों को देखने के लिए अलग अलग चश्मा। लिटरली पास से देखना है तो अलग, दूर का देखना है अलग, बीच बीच में देखना है अलग, खाई देखना है अलग, पहाड़ देखना है अलग। समझ रहे हो? बाकी तुम लोग समझदार तो हो ही बेटा। समझ तुम्हारा, और जब तुम 40 पर जाओगे तुम इतने डिजीज में आ जाओगे, शुगर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, बैलेंस करने के लिए तुम क्या चाहोगे? पैसा बढ़ाए। इसलिए हमने सेकंड फंडा बोला। पहला फंडा तो वो है कि जब तुम 30-30 हजार बेंगलोर में रेंट भरोगे तो लगेगा कि दोनों को मिलके, दोनों समझ रहे हो ना कौन? हाँ, A+B का A+B हो गए। अब जैसे A+B हो गए तो एक होल स्क्वायर आएगा, उसमें एक एक्स्ट्रा 2AB निकलेगा। अब ये सुनना, अरे सुन तो पहले, कितनी अच्छी बात बोल रहा हूं। ये जो एक्स्ट्रा 2AB आएगा, तुम दोनों A और B मिलके कहोगे हमने तो जीवन दुख में काट लिया, 2AB को हमें सुखी जीवन देना है, इसीलिए हमें इसे भाड़े के मकान में नहीं रखना है, बेंगलुरु शहर में होगा एक घर अपना। यही था हम दोनों का सपना। दोनों कमा रहे हो 20 लाख 20 लाख, फिर दोनों पहुंचोगे बैंक के पास, हाँ, दोनों की सैलरी स्लिप लगेगी, घर देखे हो 5 करोड़ का, क्योंकि अभी से ये 10 साल 12 साल बाद की बात हो रही है। 5 करोड़ का घर देखोगे, 7 करोड़ का घर देखोगे, अब दोनों मिलके भर रहे हो क्या? EMI। तो तुम्हारी कमाई तो जा रही है EMI में। अब बाकी लिविंग स्टैंडर्ड जो होगी तो वो तुम्हारी अब बिल्कुल सिंपल रहेगी क्या? घर वाली नहीं रहेगी। वहां शहर का कल्चर है भाई, पैसा लुटा रहा है, गाड़ी लोगों को चाहिए ही चाहिए, किसी को ऑटो में बैठना नहीं है तो गाड़ी तुम लोगे 20 लाख 30 लाख 40 लाख की गाड़ी लोगे। उस समय में आज से 10 साल बाद तो 20 लाख की गाड़ी सिंपल होगी। अभी मारुति बलेनो भी नहीं आएगी उस समय में 20 लाख में। तो जरा सोचो, तुम गाड़ी ले रहे हो, तुम घर ले रहे हो, बच्चे का एजुकेशन है, सब कुछ है, वो एक्स्ट्रा 2AB के चक्कर में सब होगा। 2AB को बाइक पे ले जाएं, 2AB को ऑटो में ले जाएं। तो जैसे तुम समझो, मेरी बात को समझो। अभी तुम लोग हंसी मजाक में उड़ाते हो, तुम्हारे मम्मी पापा के मुंह से कभी कभी तुम सुनोगे, तुमसे डिस्कस करते हुए पाए जाएंगे, क्या हमने अपनी जिंदगी किसी तरीके से गुजार ली, हमने जो दिक्कत काटा तुम्हें नहीं काटने देंगे, इसीलिए खेत बेच के पढ़ाएंगे। जैसे होगा वैसे। क्या हर लोगों ने सुना है कि नहीं? एक बात सोच के देखो, तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 16 17। तुम्हारे पिताजी की उम्र में 20 जोड़ दो, 22 जोड़ दो, 25 जोड़ दो, 40 की बात चल रही है ना। और ये एक जनरेशन पीछे है, तो एक जनरेशन आगे में सब कुछ क्या होगा? जल्दी। इसका मतलब क्या है? जो घटना तुम्हारे मम्मी पापा के साथ हुई वही घटना तुम्हारे साथ भी होगी। मैंने प्रूव किया। तुम्हारे मम्मी पापा के पास कम से कम EMI भरने का टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी तक के जनरेशन में वो गांव घर में या अपने होम टाउन में रुके हैं। लेकिन तुम्हारे पास EMI, और कार की EMI, घर की EMI, बाइक की EMI, सब भरते 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 दोनों A और B, और इसी बीच में आ जाएगा एक्स्ट्रा। फिर 2AB के लिए सोचना है, फिर दोनों वही डायलॉग दोगे कि हमने जो काटा सो काटा, इसको नहीं काटने देंगे, इसकी लाइफ बेहतर करेंगे। हमने एक फ्लैट में काट लिया, इसीलिए हम क्या करेंगे? इसके लिए घर लेंगे। भैया तुम घर भी लोगे तो तुम्हें फ्लैट से ही शुरू करनी होगी, वही कबूतर खाने से तुम्हें शुरू करनी होगी कि अपना चप्पल तुम अंदर लेके नहीं जाओगे, बाहर रखोगे, सामने वाले फ्लैट से झगड़ा होगा। घर के निकले सामने तुम्हारे कितना स्पेस होगा फ्लैट के सामने? जितना मेरा स्टेज है इसका 1/4, वो भी ऑनलाइन है तब। ऑफलाइन वाले का तो 1/100 भाग ले लो। हमारा ऑफलाइन देखते हो, हम लोग दौड़ते हैं यहाँ से वहां। कुमुद सर को देखते हो, आधा स्टेज कुमुद सर का प्लस और माइनस साइन ले लेता है। समझो, ये हकीकत है। तो वेल्थ जब बिगड़ेगा ना, शुगर, बीपी, डायबिटीज, कमर दर्द, चेस्ट पेन, अचानक कुछ कुछ आएगा, क्योंकि तुम्हारी मोबिलिटी ब्लॉक हो गई। तुम एक चेयर पर से दिन शुरू करोगे, उसी पे दिन खत्म होगा। शाम में कार में बैठोगे, घर पहुंचोगे, फिर सिटिंग आ गई। घर पहुंचोगे, फोन पर बॉस का चल रहा है क्या? प्रेशर। ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बिका, ये काम क्यों नहीं हुआ? घर में भी दोनों वही करते रहोगे। तुम्हारा जो एक्स्ट्रा 2AB था वो बेचारा समझ जाएगा हम बस एक्स्ट्रा है, हमारे नाम में ही A और B है।
एग्जैक्टली तुम ध्यान भी नहीं दे पाओगे, तो वो 1.5 साल का होगा, तुम जिम्मेदारी छुड़ाने के लिए क्या करोगे, स्कूल में भर्ती कर दोगे। बच्चों को देखते हो, 1.5 साल का बच्चा, हम अपने घर में, हम अपने फ्लैट में देखते हैं, 1.5 साल का बच्चा है। मेरी बेटी 2 साल 3-4 महीने की है। हम लोग खेलते हैं, प्यार करते हैं, खूब मस्ती में उसको छोड़ते हैं, मोबाइल फोन तो देते ही नहीं है। लेकिन बाकी हमारे अपार्टमेंट में, बाकी हमारे घर में 2 फ्लैट नीचे, एक 15 महीने और एक 16 महीने का लड़का है, एक लड़की है, दोनों स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं। 15-16 महीने की बच्ची, वो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं। और दूसरे का 17-18 महीने का है, हस्बैंड जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी वो स्कूल भेज रहे हैं। क्यों? उनके ऊपर प्रेशर है, ऊपर वाले जो भेज रहे हैं। हाँ जी, यही मतलब है। बिल्कुल, लाइफ जो है ना बेटा, ये सेल्फ ड्रिवन नहीं होता है, ये हमेशा इन्फ्लुएंस्ड होता है। ये कल्चर कहां से आया कि 12 महीने 15 महीने के बच्चे, देखो किड्जी वगैरह, छोटा छोटा, भैया वो बच्चा बोल नहीं पा रहा अभी, उसको अभी अपना सेंस डेवलप करने की जरूरत है, सेल्फ सेंस। हम सेल्फ सेंस नहीं, सूडो सेंस डेवलप कर रहे हैं, हम उसको डाल रहे हैं स्कूल में। और तुम अगर नहीं डालोगे ना, मेरे से लिखवा के लो, तुम नहीं डालोगे, मेरे से लिखवा लो, बोलो तो वो भी एक पेज में लिख देता हूं कि सर मैं नहीं डालूंगा। असंभव है। क्यों असंभव है? तुम ऑड मैन आउट हो जाओगे। तुम जब क्लास 1 में, नर्सरी में किसी स्कूल में ले जाओगे ना, तो वो ऐसा मार्केट बना दिया ना, वो क्या बोलेगा आपसे, पहली बार स्कूल आया है, तुम दोनों की ए और बी की दोनों की लेकर के वो कन्वर्ट कर देगा एक्स वाई में, इतना लेगा दोनों को। मतलब वो साबित कर देगा वो आपको कि आप कितना, पता नहीं किस ग्रह से आए हैं, आप इतना पीछे हैं। आप समझते हैं आपके सारे मित्र ए हैं, बी हैं, हस्बैंड वाइफ है, सिंपल सी बात। सभी के क्या है, बाल बच्चे होंगे, सबका सोसाइटी होगा आज से 10 साल बाद। देखो सब क्या, कहां भेज रहा है, सब जॉब में है, तो सब अपने बच्चे को 1.5 साल में कहां भेज रहा है, भेज रहा है। तुम नहीं भेजोगे, तुम्हारे ऊपर क्या आएगा, कोई पार्टी में जब जमा होगा तो उसका बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, तुम्हारा बच्चा नहीं बोल रहा है, तो तुम्हें इन्फीरियरिटी आएगी। यही इन्फीरियरिटी तुम्हें क्या करेगा, जबरदस्ती उसको भेजने का काम करेगा, वो जबरदस्ती तुमको भिजवा देगा। भाई हम 4 साल से पढ़ना शुरू किए, पूरा जीवन पढ़ते जा रहे हैं, अभी भी समाप्त नहीं हो रहा, आज भी 2 घंटे पढ़े हैं। इतना तो अनुमान है कि सर लोग खूब पढ़ते होंगे हम दोनों के बारे में, आगे भी हमेशा जीवन भर पढ़ते रहना। ए भाई ये बता ना, का उखाड़ लिए जीवन में, बता। नहीं, 2 सवाल का जवाब दे, नहीं 2 सवाल का जवाब दे। पहला, हमने क्या उखाड़ लिया जीवन? 1 मिनट, कौन ऐसा काम बड़ा कर लिया जो इंसान नहीं कर सकता था, हमने कर लिया, पहला पॉइंट। इतना पढ़ लिया तब भी। दूसरा पॉइंट, हम में वो कौन सी चीज है भाई जो दूसरे में ना है, बता। बिठा दे पूरे इंडिया के टीचर को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम छोड़, हमारा बचवा न पढ़ा दे तो फिर मैं नाम बदल दूं। तो बता, ये अच्छी और बुरी चीजें जो मेरे में आई, जो भी चीजें आई जिसके लिए तुम मुझे क्रेडिट भी देते हो या जिसके लिए तुम मुझे गाली भी दे दो, ये दोनों सेल्फ मेड है ना, सेल्फ मेड है ना। स्कूल का रोल क्या है? जैसे तुम सब स्कूल और कोचिंग की वजह से आसपास हो, स्कूल का रोल बस इतना ही है, लोगों को सोसाइटी में एक दूसरे के पास लाना, एक दूसरे के चीजों को सिखाना, बस स्कूल का रोल है। वो 1.5 साल बच्चा तो वो पढ़ने का है ही नहीं, फेज ही नहीं है। ईश्वर ने बना के भेजा है कि भाई पहले सेल्फ ग्रोन हो जाओ। 12 महीने 15, और तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते हो। मेरी बेटी 2 साल 3 महीने 4 महीने की, लिटरली मैं बताऊं, हम 2 लोग छोड़ के कोई ऐसे नहीं है जो ये काम, ये बात नहीं बोलते हैं स्कूल अभी तक नहीं भेजे हैं। ये बोल नहीं रही है, बोल क्यों नहीं रही है, ताबड़तोड़ बोल नहीं रही है, वो तो 18 महीने का वो बोल रहा है। जैसे मेरी बेटी बहुत फ्लुएंट नहीं बोल रही अभी, 2 साल 3 महीने में क्या बोले, क्योंकि हमने कभी ट्राई नहीं किया। लोग बोलते हैं ना, बोलते रहो, बच्चों को क्या करता है, ये बोलो वो बोलो, ये बोलो, कुछ नहीं करता हूं मैं, अब कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, बस हैबिट्स में कि तुम्हें बैठ के कैसे यूरिनेट करना है, हैबिट्स में, तो उसके लिए बैठो, सिट, बस ये प्रॉपर, कोई वर्ल्ड की ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। इतना अकल तो जीवन में आ गया है भैया, ये सब ट्रेनिंग कोई काम की नहीं होते। जीवन को जब लेना है और जीवन जब आपकी लेना शुरू कर देगा ना, आप कहीं बच के नहीं भाग पाइएगा, कोई ट्रेनिंग वहां काम नहीं देती। इसलिए बच्चों को पहले ग्रो करने दे, सेल्फ ग्रोथ उनका होगा ना, वो बेस्ट है। तो आपके जीवन इसी में जाने वाली है, पूरी की पूरी कहानी यही है।
40 साल तक आप अपने लिए मुश्किल से जिएंगे, लेकिन 40 के बाद आप अपने लिए नहीं जी पाएंगे। आपका ए बी जो एक्स्ट्रा है ना प्रोडक्ट, वो आपके लाइफ को क्या करेगा, वैसे ही इन्फ्लुएंस करेगा जैसे आप अपने पेरेंट्स की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आज आपके पेरेंट्स आपकी लाइफ के बिना अपनी लाइफ सोच सकते हैं, लेकिन तुम आज अपनी लाइफ अपने बच्चे के साथ सोच रहे हो क्या? नहीं। समझ में आई कहानी में? ये कहानी दोबारा रिपीट होगा। तो कहानी का सार क्या है? जीवन दो ही चीज में गुजरना है। एक, तुम लोगों की घर की ईएमआई भरने में, सारे ईएमआई कार भी जोड़ दो। और सेकंड क्या, उसके बाद 40 के बाद जब तुम फेल्योर हो गए, फेल्योर नहीं होगा एक्चुअली, कोई तुमको क्या करेगा, सुपरसीड करेगा, पछाड़ देगा। एग्जैक्टली हम लोग क्यों सरवाइव कर रहे हैं आज भी? अच्छा, इसी मार्केट में तुम लोग भी पढ़े हो, तुम लोग शायद कहानी सुने होगे कि हजारों टीचर आए चले गए। ये 2 लोग 3 लोग हैं, बाबा भी हैं, हम लोग जीवित हैं, बचे हुए हैं। क्यों सर्वाइवल में हैं? क्योंकि हम कंटिन्यूअस मेहनत करते रहे। हमने जो अपना स्टूडेंट क्रिएट किया, जो आज टीचर है, वो भी हमको क्यों नहीं सुपरसीड कर पाया? वो भी हमें क्यों नहीं पछाड़ पाया? क्योंकि मैं अपने आप को हेल्दी, हम लोगों ने फिट रखा हेल्थ से, इसीलिए नहीं पछाड़ पाया। और सेकंड क्या, कंटेंट से तुमसे आगे अपग्रेड रहे। तू बेटा हमसे पढ़ के गया है ना, हम नई नई चीजें फिर पढ़ भी रहे हैं। हाँ, अगर मैं स्टॉप हो गया रहता तो सुपरसीड कर जाता। आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो सर से ना? मैं बताऊं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बढ़िया पढ़ा रहे हैं ना। इससे पहले बाकी फिजिकल पढ़े हो, सॉल्यूशन, अच्छा चलो मेरी एग्जांपल लो, सॉल्यूशन पढ़े हो, कैसा पढ़ाया? एवरेज, ठीक कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। जीवन में दूसरी बार पढ़ाया। अब बताओ कितनी बार पढ़ाया वो सॉल्यूशन? दूसरी बार। फर्स्ट बैच कौन पढ़ाया? इन लोगों का बैच, उन लोगों के बैच में पढ़ाया। हाँ, क्योंकि उससे पहले हम लोग की स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक थी। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक तुम में से अधिकांश को पता भी नहीं होगा, हमने कई बार बैच में बोला, कोविड के 22-23 तक हम लोगों ने कभी फिजिकल देखा ही नहीं। शुरुआत में ही जो पढ़ाया, करियर के शुरुआत में पढ़ाया, उसके बाद कभी नहीं पढ़ाया। लेकिन तुम अपने मुंह से कह रहे हो ना कि सर आपने सॉल्यूशन बहुत अच्छा बनाया। तुम इलेक्ट्रो में ही पिछले दिन तुम लोगों ने तालियां बजाई, सर बहुत बढ़िया लगा, बहुत फील आया, एक्चुअली पहली बार लाइफ में समझ में आई बैटरी कैसे काम कर रहा, पोटेंशियल गैप से हर चीज को। अब सोचो, ये इलेक्ट्रो दूसरी बार पढ़ रहे हो, अब पॉइंट बताओ, तो क्यों ऐसा फील आ गया, कैसे हो गया? क्योंकि हमने अपने आप को जिंदा रखा। इतना दिन हम बैठे नहीं रहे, हम क्या करते रहे, काम करते रहे, अपडेटेड रखा हम लोगों ने खुद को। यही चीज हर किसी के बस की बात, इसीलिए हजारों लोग इस मार्केट को छोड़ के टीचर चले गए, बड़े से बड़े टीचर चले गए। हमने आपको कितनी बार बोला, MS चौहान, जहां से पूरी इंडिया की ऑर्गेनिक शुरू होती है, आधे इंडिया के लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली MS चौहान की बुक तो 90% बनाते हैं। टीचर इन्फ्लुएंस्ड है उनके नॉलेज से, हर कोई, इंक्लूडिंग कुमार सर भी साथ में पढ़ा है, सर ने भी, सर की टीचिंग बहुत अच्छी है, जो सर का नाम वो मेंशन करते हैं। वो व्यक्ति जब ऑनलाइन आते हैं तो 2 लोग देखता है, उसमें एक हम ही होते हैं। तुम भी देखो कभी कभार, तो देखो 8 ऑनलाइन लाइव, 10 कितना था, 10 लाइव। अब बताओ, अब जरा सोच के देखो, तो लोगों, इतने बड़े बड़े टीचर क्या कर गए, क्विट कर गए, छोड़ दिया, हिम्मत हार गए लोग। क्यों हुआ ऐसा? 2 ही मुद्दा है। एक, जो पिछला जनरेशन आ रहा पछाड़ने के लिए तैयार है, आप 2 तरीके से उससे आगे रख सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है, हेल्दियर, और दूसरी कंडीशन क्या है, अपग्रेड कंटिन्यूटी। अपने आप को अपग्रेड करते रहो और हेल्दी मेंटेन रखो। 2 ही चीज है, नहीं तो इसमें ऐसा पिसोगे ना, ये सबसे खतरनाक चीज है, इसमें ही पूरी दुनिया बर्बाद है। तुम ये छोड़ दो, तुम ऐसे सोच लो कि तुम्हारे पिताजी की उम्र जब 5-6 साल बाद 50 होने की होगी, तुम परेशान हो जाओगे। कितने अपने पेरेंट्स की डिजीज से परेशान हो गए, अभी पेरेंट्स के हेल्थ की वजह से बहुत सारे लोग इसमें से परेशान भी हो गए।
कभी उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, हो जाती वो, जबकि वो गांव का खाए, कम से कम एटलीस्ट उन लोगों ने हवा शुद्ध ले रखा है। तुम जहां पे जिस शहर में अपनी आगे के 20 साल जियोगे, क्या होगा? तुम्हारा एयर भी कैसा रहेगा? पॉल्यूटेड रहेगा। वाटर कैसा रहेगा? मिनरल लेस रहेगा। फिल्टर्ड रहेगा लेकिन मिनरल लेस रहेगा। वो पानी है ही नहीं, वो वाटर है ही नहीं भाई, वो नाम का फॉर्मूला है। ड्रिंकिंग वाटर का मतलब होता है नेचुरल एडेड मिनरल्स। तुम जो पानी पी रहे हो कौन सा पियोगे? आरओ वाला। नल का तुम डायरेक्ट पी नहीं सकते हो, गंदगी आएगी। और आरओ का पियोगे तो आरओ का पानी में मिनरल नहीं है, जबरन कुछ कुछ मिनरल्स ऐड कर देते हैं। ऑस्मोसिस तो आपने पढ़ा है, रिवर्स ऑस्मोसिस। मोटर जब प्रेशर देता है तो भाई गंदगी इधर रहती है और पानी पूरा फिल्टर होके आपके पास चले जाता है। तो आप इसमें बहुत बुरा जकड़ने वाले हैं। इसीलिए हेल्थ को अभी से थोड़ा ध्यान दो। अगर जीवन लंबा करना है, करियर, जीवन नहीं, करियर लंबा करना, जीवन तो खुद ब खुद फिर लंबा हो जाए, तो हेल्थ पर ध्यान दो, क्योंकि इस उम्र में पता नहीं चलता है। और यही 20 से 30 का जो उम्र है ना, यही बस हेल्थ का क्या है, बार है बनाने का। 40 के बाद नहीं तो मेहनत बहुत बढ़ जाएगा और कुछ कर नहीं पाओगे। तो सोते जब हो तो सो के उठने के साथ आराम से पहले बेड पे क्या करा करो, हाथ चलाओ, पैर चलाओ, कान मरोड़ो, ताली बजाओ। उठने के साथ बेड पर से नीचे नहीं उतरो। और ये मम्मी पापा सभी लोगों को ये गाइड करो, क्योंकि ब्लड सारा तुम्हारा बीच में आ जाएगा। दिन में सोओगे तो दिन में एक्टिविटी ज्यादा, मतलब समझ रहे हो, एक मशीन को एक बार बंद करना और एक मशीन को 2 बार बंद करना। रात में आपने ऑलरेडी एक बार बंद किया, अब 8 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए जब मशीन बंद होती है तब वो पूरा दिन काम करता है। तुम 2-2 बार बंद कर रहे हो, तो तुम्हारे ऑर्गन को इससे क्या नहीं मिलेगा? ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि सोने के साथ ही एब्डोमेन में पूरा का पूरा ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है। मोर देन 50% ब्लड वहां आ जाता है। तो तुम्हारे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे, तुम्हारे पेन के चांसेस बढ़ जाएंगे, शुगर का चांस बढ़ जाएगा, ब्लड इंबैलेंस हो जाएगा पूरी बॉडी का। एक ही बार ना बॉडी को रेस्ट देना है। ये बड़ी अच्छी चीज सिखाया या नहीं सिखाया? छोटू चिंता में क्यों आ गए तुम? अरे एक्स्ट्रा 2 भी ना आएगा रे, तू टेंशन ना ले। जरा बहुत चिंतित हो गया। क्या सोता है क्या? नहीं तो इस आदत को छुड़ाओ। पहले पता है मुझे भी आदत थी। क्यों? क्योंकि बचपन में ऐसा पेरेंट्स ने सिखाया था, खाना खाने के बाद 20 मिनट लेटना है, सोना है। ऐसा बचपन में पेरेंट्स ने सिखा दिया था। रात में खाना खाना ही है, बिना खाए सो गए तो कुटाई हो जाती थी, है ना? अभी भी गांव घर में ये सिस्टम है, बिना खाए नहीं सो सकते हो। तो बिल्कुल ये सब सिखाया गया था। ये सब चीज उन लोगों की नादानी आती नहीं आता था। जो आएगा वही, अरे भाई तुम्हें जो आएगा तो वही तो तुम अपने बच्चों को सिखाओगे। तो धीरे 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 हमने अपना डिनर 6:30-7 लास्ट कर दिया। क्या नहीं छोटू, देखो लाइफ में ना किताब के नॉलेज हर जगह से मिल जाता है, हर जगह से मिल जाता है। जितना डरा रहे हैं जीवन इसी का नाम है। लेकिन उस फियर से अगर तुम अवेयर रहो कि मेरे साथ क्या दुर्घटनाएं होती हैं, हो सकती है, अगर इसकी ट्रेनिंग तुम्हें मिल जाए तो दुर्घटनाओं की संभावनाएं क्या होती है? मिनिमम होती है। कि मैं ये मान के चलूं या फिर ऐसे मान के चलूं मैं कि दुर्घटनाएं होना तो जीवन का सत्य है, इसका मतलब सावधानी बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। यही बात तो हमने समझाया। जीवन में जद्दोजहद बहुत, जैसे तुम्हें आज इनऑर्गेनिक या फिजिकल मिल रहा, मैंने जो इनऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ा, दोनों में क्या अंतर था, क्या डिफरेंस था? अनुमान है? तुम्हें जो मिला उसका 1/1000वां भाग भी मुझे नहीं मिला, पहली बात। और दूसरी बात, जो 1/1000वां मिला भी वो गलत मिला। तो हमने इतना लंबा सफर तय किया, हमने चीजों को सही किया, परखा, जाना, इतना सारा हमने पढ़ाई करा, तो इसका एडवांटेज तुम्हें मिल रहा है ना। इसी को तो बोलते हैं सावधानियां बरतना। तुमने एक सावधानी बस बरती, क्या? सही जगह आके भर्ती हुए। तो एक छोटी सी सावधानी तुम्हारी जिंदगी, जीवन का रास्ता बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? एहसास है कि नहीं है कि रास्ता मेरा ये बदल रहा है? तो जब एक अच्छी सावधानी तुम्हारा रास्ता इतना बदल सकता है, तो सोचो तुम ऐसे छोटे छोटे ढेर सारी सावधानियां लाओगे तो हेल्थ भी तुम्हारा कितना अच्छा होगा। और हमने समझाया हेल्थ ही सब कुछ है अल्टीमेटली। कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, हेल्थ ही अल्टीमेट। हमने एक सिर्फ हम अपना एक एग्जांपल दे रहे ना, हम बहुत फिजिकली फिट है, यू नो,
हम बहुत फिट है। 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर तक हम स्टेयर्स यूज करते हैं, 4 तक मिनिमम। मतलब इन इंटायर लाइफ ऑफ दिस एज आई नेवर यूज लिफ्ट अप टू 4th फ्लोर, अनलेस कि बहुत बैग ना हो मेरे ऊपर। हमने कभी यूज नहीं किया। मैं ये 2 साल पहले की बातें कर रहा हूं, तो इसलिए मैं फिट हूं। मेरा कभी, जबकि मैं खाने का बहुत शौकीन हूं, घी का कंटेंट मेरा अच्छा है, तो खाने के हम शौकीन आदमी हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को फिजिकली फिट कैसे रखा? स्टेयर्स कभी लाइफ में यूज नहीं किया, चाहे कुछ भी हो जाए। और सेकंड क्या किया, पूरी लाइफ हम क्लासरूम में चलते रहे। अभी भी देखोगे तो उस वाले क्लासरूम में, ऑफलाइन वाले में हम चलते रहते, तो हमने पूरी लाइफ मेंटेन किया। लेकिन एक छोटी सी मेरे से गलती हो गई, किसी ने मुझे ये नहीं समझाया कि भाई बैठना जरूरी है टीचिंग के दौरान, और ये मेरे भी दिमाग में कभी नहीं आया। तो 20-22 साल जब पढ़ा लिए, सिर्फ क्या किए हुए, खड़ा हुए। तो इस बार लास्ट ईयर हॉस्पिटल में क्या हो गए, एडमिट हो गए। आप ही लोग के बैच में हुए थे, एडमिट हो गए, कोई डिजीज ही नहीं निकला, कोई डिजीज नहीं निकला। तो लोगों ने, जब जो अपने शुभचिंतक थे हॉस्पिटल में, डॉक्टर सब, अब उनको पता चला भाई जो सिम्टम है आपका, उसमें तो हार्ट की परेशानी होनी चाहिए। हार्ट का ब्लॉकेज चेक हुआ, एंजियोग्राफी हो गई, सिटी एंजियोग्राफी हो गई, सारे टेस्ट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं निकल रहा 2 दिन में। तो हुआ क्यों ऐसे? क्या ब्लैंक हो गए अचानक से, एकदम अंधकार आ गया आपके सामने, पसीना आ गया, स्वेटिंग आ गई, आवाज चली गई, आप गिर गए नीचे, ऐसा हुआ क्या? फिर लास्ट में हमने बोला बड़े 2 दिन 3 दिन हो गया भर्ती हुए, निकलने दीजिए। तो लास्ट में होते होते वो एक बार एमआरआई करवा लिया जो होल बॉडी की। तो चलो भाई एडमिट है ही, एक बार ये भी करा लो। एक दिन और रुक गए, पूरी बॉडी की एमआरआई हुई। तो क्या निकला भैया, आप जो 20 साल तक खड़े रह करके पढ़ाए हो, 22 साल, उसके वजह से पीछे L3 L4 में स्पाइन में नर्व पर प्रेशर आया है और नर्व बाहर निकल गया। तो जब जब वो नर्व इनर्वेट होता है, बाहर निकलता है, उस वक्त आपको पेन सूट करता है। और एक नर्व, शरीर में अनगिनत नर्व है, नसें नहीं, नर्व की बात मैं कर रहा हूं, अनगिनत नर्व, और नर्व सबसे खतरनाक चीज है। एक नर्व थोड़ा हिल जाए ना, तो आपका दर्द और मरेंगे नहीं इतनी आसानी से, लेकिन आपको जो बेचैनी होगी वो मैं झेल रहा हूं। तो वो 20 साल 21 साल का वो लंबा पीरियड में हमने वो गलती की, कभी बैठा नहीं। जबकि स्पाइन का प्रॉब्लम को वेट से लेना देना है, तो मेरे बजाय ये प्रॉब्लम किनको होनी चाहिए, कुमुद सर की। लेकिन गणपति बप्पा विराजते हैं तो उठते ही नहीं है, उनकी ये खासियत है। वो बोर्ड भी मिटाने किसी को बुलवा लेते हैं कि आके बोर्ड मिटाओ, देखते हो ना। तो आपकी अगर ये सावधानी हमने बरती रहती तो सोचो मेरे साथ आज वो भी परेशानी होती क्या? नहीं होती, एक सिंगल परेशानी नहीं होती। बाकी हम जितने फिट थे उस अकॉर्डिंग। कौन सर बोलते हम खाते नहीं है सर चिढ़ाते हैं, सर को पता है सर ऐसे बोलते हैं। खाने वाले लोग में जैसे हमारे दोस्त मित्र लोग, हम लोग तो नहीं कभी वो नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे दोस्त मित्र लोग बहुत सारा लेते हैं। तो मेरे बारे में जो फेमस चीज है, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो हम उनके साथ बैठते हैं, क्योंकि दोस्त मित्र लोग हैं। कभी कभार लेते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं कभी कभार लेते हैं, हम लोग शुद्ध सात्विक आदमी, ठीक है, दिखता भी होगा हम लोग, हाँ दिखता है ना छोटू। और हम तो वैसे ही बच्चा है, जब चच्चा नहीं लेते तो बच्चा कहां से। हाँ तो सुन ना, बाबा तो बाबा बाबा अच्छा सुन ना, तो हमारे बारे में क्या फेमस है, सारे दोस्त मित्र लोग जब बैठते हैं तो जो कुछ कोई भी लोग बाकी लोग लेते हैं, साथ में उनका आता है कुछ बीच में खाने वाला, हिंदी में कुछ बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए, हाँ ठीक, वो सारा रखा रहता है जब तक ये एक लेके सिप सिप ग्लास नहीं दूसरा लेने उठाते हैं, उस बीच में हम सारा चट कर जाते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं रहता है। ये लोग बीच में एक सिप लिया, उसके बाद बहुत सारी दुनिया भर की बातें करेगा, क्योंकि वो बातें निकलती कब है, कुछ लेने के बाद। अब हमने लिया नहीं तो मेरा दिमाग उधर गया नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कर क्या रहा है, इसलिए हम अपना नया काम कर रहे हैं। तो हम बहुत खाते हैं, अब इधर थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया है, वरना मेरी माँ कद्दू का सब्जी बनाई और रोटी बनाई, हम 24 रोटी गटक गए। सर को पता होगा, सर से बोलना, सर से पूछना। एक बार हम खाने बैठे थे तो 8-10 टीचर का खाना खत्म, कटहल की सब्जी, चावल, रोटी 10-12, सर से पूछना, सर बताएंगे। एक कोचिंग में हम लोग थे, 20-22 रोटी ऐसे निकल गए, फिर चावल वाला निकल गए, फिर लास्ट में वो प्लेट लेके भाग गया खाना बनाने वाला। तो ऐसा नहीं है कि इस वजह से नहीं, हाँ बाकी
जो चीजें चाहिए वो चीज हमने मेंटेन करा है। चला जा, हेल्थ पर बेटा ध्यान दे, हेल्थ पर ध्यान दो, डेफिनेटली ये करियर का समय है। बस 5-7-10 मिनट देखो, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। चलो देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नया स्टार्ट करने वाले थे हम लोग। चल बातचीत बंद। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन निकालने आ गया था ना। देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स एसएचई हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हमने बोला था सिंपल कि जो भी आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हो सेल का, वो एक्चुअली किसी के रेफरेंस में बोलते हो। क्यों बोलते हो रेफरेंस में? क्योंकि अकेला हाफ सेल तो काम करेगा ही नहीं। तो डेफिनेटली किसी की भी जो वोल्टेज है, बैटरी का सेल का पावर है, वो किसी दूसरे सामने में, कैथोड का एनोड और एनोड का कैथोड के सामने में। तो एक रेफरेंस क्या ले लिया गया? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या ले लिया गया? ये कैथोड भी है और एनोड भी है, ये दोनों की तरह। इसको एक न्यूट्रल ले लिया कि अगर तुम्हारा पावर ज्यादा है तो हम भाई गेन कर लेंगे, अगर लूज करने का पावर ज्यादा है। बट अगर आपका गेन करने का पावर ज्यादा है तो हम लूज कर देंगे। तो हाइड्रोजन को एक रेफरेंस लाइन में किस लिए क्या ले लिया गया? एक न्यूट्रल स्टैंडर्ड आईयूपीएससी के द्वारा इसको अज्यूम कर लिया गया है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एसएचई, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनएचई। इट इज अ टाइप ऑफ गैस आयन हाफ सेल। हमने अलग अलग तरीके का इलेक्ट्रोड बताया। तो ये कैसा इलेक्ट्रोड है? गैस आयन हाफ सेल। इसका मतलब क्या हुआ? गैस और आयन के बीच ट्रांसफर होगा। जैसे एक क्या था? मेटल आयन। तो मेटल आयन में क्या होता था? मेटल और आयन के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, यही था ना। तो यहां पर क्या होगा? गैस और आयन के बीच इक्विलिब्रियम बनेगा। वहां पर मेटल और आयन के बीच इक्विलिब्रियम बना था, यहां पर गैस और आयन के बीच में बनेगा। क्लियर है? तो हमने लिख दिया इट इज अ टाइप ऑफ गैस आयन हाफ सेल इन विच गैस यूज्ड इज हाइड्रोजन। गैस कौन सा यूज हुआ? हाइड्रोजन। और आयन H2 एंड आयन क्या? गैस यूज्ड इज H2 एंड आयन क्या है? एंड H प्लस, एच आयंस। क्लियर हो गया? ठीक। इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड अज्यूम्ड बाय आईयूपीएससी ने इसको क्या मान लिया? एक रेफरेंस, ठीक है। इट कैन एक्ट एज बोथ, किसके तरह? एनोड एज वेल एज कैथोड हाफ सेल, दोनों की तरह बिहेव करेगा। इट इज स्टैंडर्ड, इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन सेल पोटेंशियल। इट्स होगा यहां, इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज वेल एज इसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों ही क्या मान लिया गया? 0। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन में जाएगा तो H2 किस में जाएगा? H प्लस में, 2H प्लस में। बोलो, तो यहां पे क्या डिफाइन होगा? E0 OP। और इसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? यहां 2 इलेक्ट्रॉन। या अगर आपने 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया और इसको किस में कन्वर्ट किया? H2 में। अब बोलो ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? तो यहां पे कौन सा पोटेंशियल इसका लिखा जाए? E0 RP। तो E0 OP और E0 RP दोनों ही चीजें क्या ली गई? 0। अब देख लो ये सेल का पिक्चोरियल डायग्राम कैसा, ध्यान से। सेल का जो पिक्चर है, अच्छे से देखो। ये एक, ध्यान से देखो, ये इन्वर्टेड शेप का एक ट्यूब है उल्टा। उसमें क्या किया है छोटू? ऐसे प्लैटिनम का वायर एक लटका दिया। प्लैटिनम अच्छा कंडक्टर, प्लैटिनम का वायर हमने लटका दिया है। और इसमें नीचे एक प्लैटिनम का ब्लॉक लगा दिया है। दिस इज ब्लॉक। प्लैटिनम का क्या है? ब्लॉक है। प्लैटिनम का पीस है वो, उसी का ब्लॉक है वो बना, पतला से एकदम पतला, ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए? बढ़ जाए। क्योंकि प्लैटिनम बहुत महंगी मेटल है, हम बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो पतले वायर से इसको जोड़ दिया है। इसी वायर को आगे कनेक्ट कर दिया जाएगा किससे? सेल के दूसरे हिस्से से। सेल के दूसरे हिस्से से इसी को कनेक्ट किया जाएगा। तो ये हाफ सेल को मैं दिखा रहा हूं अभी।
अब ये ब्लॉक में एक्चुअली क्या है, ये इतना पतला है कि सरफेस एरिया बढ़ गया। तो इसमें जब हम हाइड्रोजन गैस अंदर डालेंगे, ध्यान से देखो, गैस आयन है ना, तो अंदर क्या डाला, हाइड्रोजन गैस। कितने पे डाला, 1 एटीएम पर। स्टैंडर्ड कंडीशन कितने पे डाला, 1 एटीएम पर। जब हमने हाइड्रोजन डाला, अब इस नीचे सॉल्यूशन डुबा के रखते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या रखा था, मान लो अगर जिंक का रॉड डाला हुआ है तो ZnSO4। तो मेरा हाइड्रोजन आ रहा है, तो इसका करस्पॉन्डिंग आयन नीचे रखूंगा मैं। तो करस्पॉन्डिंग आयन, जैसे उसका करस्पॉन्डिंग आयन Zn2+, तो इसका करस्पॉन्डिंग आयन H+। H+ का मतलब होता है एसिड, मतलब मुझे यहां पर किसका सॉल्यूशन डालना था, एसिड का सॉल्यूशन। तो हमने एसिड का सॉल्यूशन क्या ले लिया, HCl सॉल्यूशन। हमने स्टैंडर्ड मोलैरिटी कितनी ले ली, अगर 1 मोलैरिटी कंसंट्रेशन लिया तो Cl- और H+ दोनों का ही कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा। क्या ये आपको समझ में आ गया, ठीक से देखो अच्छे से। आपको ये समझ में आया कि ये ब्लॉक चौड़ा क्यों लिया, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, तो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन एब्जॉर्ब, जो हाइड्रोजन गैस छोड़ी गई है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब, तो रिएक्शन काइनेटिक्स फेवरेबल। सरफेस एरिया बढ़ने से हमारी रिएक्टिविटी और रिएक्शन तेज होता है। रेट ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है या नहीं करता, बिल्कुल करता है। तो इसीलिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमने वहां प्लैटिनम का सिर्फ तार नहीं डुबा दिया, उसमें क्या किया हमने, ब्लॉक लिया। और प्लैटिनम जो है ये एक न्यूट्रल, हमने पढ़ा था इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह ये काम करेगा, जिसका काम सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना। याद करो वहां पे पढ़ाया था हमने, कैथोड एनोड के बाद एक हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड पढ़ाया था, उसका काम क्या होता था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का यहां से वहां ट्रांसफर करना, बोला है हमने। तो चलो ये अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ले लिया HCl वाला, पीटी वायर XH इलेक्ट्रोड। पीटी वायर किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड या एनोड, अभी तो दोनों ना, डिपेंड करेगा सामने में इसको किससे कनेक्ट किया है उस पे ना। प्लैटिनम को अपन रिप्लेस कर सकते हैं पैलेडियम से, पीटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय पीडी मेटल। उस समय में कहलाएगा, जैसे अभी कहलाएगा प्लैटिनाइज्ड ब्लॉक। इसको आपने क्या बोला, प्लैटिनाइज्ड ब्लॉक, तो वहां पे बोला जाएगा हाँ पैलेडिनाइज्ड ब्लॉक। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अगले पेज में आप, अब यहां पे देखो, चूंकि ये हाफ सेल है और हाफ सेल अकेला इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, तो मेरा बोलो, जैसे कि ये वाला सेक्शन को, इसका कोई काम नहीं। Since it is a half cell, any half cell remains alone at equilibrium. Here equilibrium is established between किसके किसके बीच, H2 and H+ के बीच होगा, समझ रहे हो। लाइक जैसे कि मेटल और मेटल आयन में कैसे होता है, M और M+ remains in equilibrium, बोलो यही दोनों इक्विलिब्रियम में होता है, मेटल और मेटल आयन में, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। पीटी मेटल एब्जॉर्ब्स कुछ हाइड्रोजन गैस को, क्या करेगा, एब्जॉर्ब, क्योंकि कुछ ट्रांजिशन मेटल की खासियत होती है कि ट्रांजिशन मेटल क्या करता है, गैस को एब्जॉर्ब करता है। इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हो, हाँ, जब सरफेस पर एब्जॉर्ब हो लैटिस के बीच में, तो उसको क्या बोलते हो आप, एडजॉर्प्शन। तो पैलेडियम मेटल हाइड्रोजन गैस को बहुत आराम से क्या करता है, पैलेडियम या प्लैटिनम अपने लैटिस के बीच में, चूंकि हाइड्रोजन छोटा है तो उसके लैटिस के बीच में वो आते चले जाता है। क्लियर हो गई चीजें, ठीक है। तो पीटी मेटल एब्जॉर्ब्स सम हाइड्रोजन गैस इन अ लिमिटेड अमाउंट, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सॉलिड और गैस का भैया सरफेस पर एब्जॉर्प्शन है। जब तक इसको तुम किसी प्रोसेस से कंटिन्यूली नहीं रखोगे, उसको एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो वो क्या कर जाएगा, सैचुरेट। सिंपल सी बात है ना। अरे मेटल के ऊपर के लैटिस के बीच में जो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होगा, तो उससे सरफेस क्या होगा, भर जाएगा। तो आपको समय समय पर क्या करना पड़ेगा, इसको क्लीन करना होगा। क्लीन करने का मतलब ट्रांसफर। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शुरू होगा, तब अपने आप ये प्रक्रिया क्या होती जाएगी, आगे बढ़ते चली जाएगी। इसीलिए हाफ सेल को फिर हमने वायर से कनेक्ट किया दूसरे तरफ से। तो हमने वही लिखा है कि लिमिटेड अमाउंट में टू मेक एन इक्विलिब्रियम ऑफ H2 विथ H+, बोलो, ठीक है। तो इफ एक्सेस हाइड्रोजन इज पास्ड, अगर आपका एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, सैचुरेट कर लिया मेटल क्या कर लिया, तो अब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो आप कहोगे कि सर और हाइड्रोजन डालते हैं,
तो बोलो क्या होगा, बबल्स बन के बाहर आ जाएगा। यही होगा ना, ऊपर तो बंद किया नहीं हमने, ऊपर खुला है, तो यही हमने लिखा, इफ एक्सेस हाइड्रोजन इज पास्ड इट वुड पास टू सॉल्यूशन एंड कम्स आउट इन बबल फॉर्म। क्योंकि ये जो हमारा ब्लॉक है, क्या कंफर्टेबल हो क्लास में, ये जो मेरा ब्लॉक है इसी में कौन एब्जॉर्ब हो गया, हाइड्रोजन। हो 15 मिनट के लिए अवेलेबल, अभी तुरंत चल रही है, जाना है क्या? अच्छा जाओ जाओ जाओ, जिनको निकलना पहले निकल जाओ, बाकी लोग हो गए, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। जिनकी नहीं है सिर्फ वो बैठे, मैं वीडियो शेयर कर दूँ। ठीक है, हो जाए, ठीक है, व्हाट्सएप पे वीडियो कौन सा है वो बोल देना, ठीक है, देख लो। एक बार और करना, तुम्हारे भी है? तुम क्लास क्यों नहीं करती हो जी? नहीं, 2 क्लास छोड़े हो इलेक्ट्रो का, लगाओ इसको छोड़ो। क्लास नहीं छोड़ी, बड़ा मजेदार चीज चल रहा है अभी। ठीक है, तुम लोग पढ़ते हैं आधे घंटे लगभग, ठीक, कोई दिक्कत, क्योंकि 6:45 से मेरी आगे क्लास। तो हमने बोला कि जो वायर से प्लैटिनम ब्लॉक कनेक्ट किया गया, इसने ये क्या एब्जॉर्ब किया, हाइड्रोजन, यही लिया, तो एक समय में ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड स्टेट को रीच कर जाएगा। तो सैचुरेटेड स्टेट का ही क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम। किसकी इक्विलिब्रियम, H2 की किसके साथ, H+ के साथ। एसिड लाया है ना आपने H+, सैचुरेटेड स्टेट में, तो सामने वाला जो कनेक्टेड वायर है वही इस इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, ब्रेक करेगा और प्रोसेस को क्या करेगा, कंटिन्यू करवाएगा। तो आपको ये बात तो समझ में आ रही है कि हाइड्रोजन हम एक्सेस उसमें डाल नहीं सकते हैं, कि जितना मन में आया उतना हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं कर सकते अपन। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, उसके बाद बबल बन जाएगा, एक लिमिट है उस ब्लॉक की लेने की। इसके एब्जॉर्बेंस को, एब्जॉर्बिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए ही हमें इस हाफ सेल को क्या करना पड़ा, सामने में किसी दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट करना पड़ा। अगर वो डोनर साइड है तो ये एक्सेप्टर साइड होगा, अगर ये एक्सेप्टर साइड है मतलब सॉल्यूशन से H+। क्या आपको समझ में आ गया, सॉल्यूशन से H+, इलेक्ट्रॉन लेने और देने का प्रोसेस चालू रहेगा। क्लियर हो गया, चलो, तो ये बात हमने समझाई। अब आगे केस 1, पहला केस मैंने लिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या बना लिया, एनोड हाफ सेल। क्या बनाया बेटा, एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल मतलब ऑक्सीडेशन, तो अभी हमने कर दिया स्टैंडर्ड, ये जो है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसको किसको बोलते हैं, ये AHCRP का क्या मतलब था, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है हाफ सेल का, अब इसका देख लो। हाँ बोलो। हाँ, मेटल और मेटल का आयन, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड का आयन, यही लिखते हो ना, पहले इलेक्ट्रोड फिर क्या लिखते हो, आयन। यहां पर इलेक्ट्रोड पर कौन है, इलेक्ट्रोड में कौन है, प्लैटिनम वायर, इसीलिए पहले क्या लिखा जाएगा, प्लैटिनम, और फिर सिंगल वर्टिकल लाइन से सेपरेट करते हो किसको, आयन। आयन कौन है यहां, H+। लेकिन ध्यान से सुनो, ये जो हाइड्रोजन आपने डाला है ये कितना लेगा या नहीं ले पाएगा, ये डिपेंड करेगा हमने प्रेशर कितना अप्लाई किया है। इसीलिए उस Pt के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, H2। H2 का पार्शियल प्रेशर, कि किस प्रेशर पर हमने डाला, और ऑब्लिक सिंगल लाइन H+।
लेकिन ये H+ कहां से आया है? एसिड से। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जितना हाइड्रोजन दे रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में आपको H+ सफिशिएंट नहीं है, मतलब कंसंट्रेशन लो है, तो ये किस पर चला जाएगा? यहां पर नीचे में क्या मेंशन करना पड़ेगा? H+ का कंसंट्रेशन। क्यों कंसंट्रेशन समझ रहे हैं? क्योंकि दो चीजें जरूरी है, एक हाइड्रोजन का सफिशिएंट फ्लो और दूसरी चीज क्या जरूरी है? H+ का फॉर्मेशन। तो H+ का, तभी तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का लेना देना आएगा। तो H+ का अमाउंट किस पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन पर। और हाइड्रोजन का प्रेशर एक मेंशन करना होगा। तो मेरा रिप्रेजेंटेशन देख छोटू, कितना प्यारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। Pt लिखा, ब्रैकेट में H2 P1 ATM, बगल में भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो। सिंगल वर्टिकल लाइन से हमने क्या किया? सेपरेट किया। अब इधर क्या लिखा हमने? आयन H+। अब बगल में क्या लिखा या नीचे क्या लिखूंगा? C1 मोलैरिटी। एक मेरा रिप्रेजेंटेशन वो हुआ और दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये हुआ। अब दूसरे रिप्रेजेंटेशन में देखो, सही है ना? हाँ ठीक है। दूसरे रिप्रेजेंटेशन में देखो, Pt लिखा, H2 ब्रैकेट मैंने लिख करके क्या किया? सिंगल लाइन से सेपरेट किया, H2 P1 ATM, फिर सेपरेट किया H+ C1 मोलैरिटी। तो देख के ही तो प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस करते जाओगे आ जाएगा दिमाग में। समझ में आ गया? मतलब सिंपल सा। पहले दोनों टर्मिनल पे क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रोड। तो हमने उधर क्या लिखा? Pt ब्रैकेट में H2, नीचे पार्शियल प्रेशर। क्लियर हो गया ना? Pt ब्रैकेट में H2, नीचे पार्शियल प्रेशर, सिंगल वर्टिकल लाइन, H+, उसके बाद नीचे क्या? कंसंट्रेशन। और फिर इधर क्या? नहीं, फिर Pt लिखोगे ना? सामने वाले का, ठीक है। इतना पे काम करोगे, नीचे मोलैरिटी तो लिखोगे ना? ठीक है। तो अब चला जाए, अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाया जाए, क्योंकि केस 1 किसके लिए है? ऑक्सीडेशन के लिए। EOP इक्वल्स टू E0OP माइनस 0.059। यहां n की वैल्यू कितनी होगी? 2, क्योंकि हमें किसमें कन्वर्ट करना है? H2 में। H2 में ना? तो इक्वेशन चूंकि मेरा H2 जा रहा है H+ में, या H+ जाएगा H2 में, तो OP या RP एक दूसरे को अपोजिट है, तो मेरा n की वैल्यू कितनी आएगी? 2। इसलिए ऊपर हमने लिख भी दिया 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो 0.059/2 लॉग, आराम से। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ध्यान से, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में कौन है? H+। तो H+ का कंसंट्रेशन ऊपर कितना जाएगा? क्यों? क्योंकि 2 H+ है। वेरी गुड। अब बाई नीचे रिएक्टेंट में क्या होगा? रिएक्टेंट में कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? गैस। तो गैस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूले में क्या लिखते हो? पार्शियल प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जब फॉर्मूला यूज करते हो तो जब जब गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होता है तो क्या लिखते हो? पार्शियल प्रेशर। जब जब एक्वस होता है तब क्या लिखते हो? कंसंट्रेशन। और जब जब सॉलिड आती है तो एक्टिविटी क्या कर देते हो? 0। एक्टिविटी 1 हो जाती है उसकी, पावर 0 करने पर। क्लियर हो गया? ठीक है। तो क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया कि ये क्या लिखा हमने? बोलो। अब आ जाओ, अब किसकी बारी है? हाँ, तो E0OP क्या हो जाएगा? 0। E0 स्टैंडर्ड 0 है या माना गया? तो पहला टर्म 0, तो सिर्फ क्या बचा? माइनस 0.059/2 लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। यदि पार्शियल प्रेशर गैस का दिया हुआ नहीं है तो कितना ले लेना पड़ेगा? 1 ATM। वी यूज पार्शियल प्रेशर वैल्यू अगर नहीं दिया है तो। अगर नहीं मेंशन किया तो क्या ले लेना पड़ेगा? तो अगर उस समय में यहां पे आपने 1 ले लिया तो नीचे 1 आ जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ ऊपर वाला टर्म। तो क्या हो गया मेरा? इस तरह से EOP इक्वल्स टू माइनस 0.059/2, ये वाला टर्म। अब इसको एक बात देखो, माइनस लॉग H+, ये 2 पीछे आया, तो ये वाला 2 और ये 2 बेटा कैंसल।
कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बचा अब, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बचा ना छोटू, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, इसको आप क्या बोलते हो, पीएच बोलते हो। तो इस तरह से क्या आपको यह समझ में आया, EOP इक्वल्स टू 0.059 ऑफ पीएच ऑफ एनोड। EOP इक्वल्स टू, अब प्लस हो जाएगा ना छोटू, क्यों, माइनस दोनों तरफ था। हाँ, कौन वाला माइनस, माइनस लॉग H प्लस होता है ना, वही बात तो मैं कह रहा हूं, इंक्लूडिंग माइनस में ये होता है ना। ये किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था, सोरेनसेन ने। और ये फॉर्मूला क्या आप हमेशा लगाते हैं ना, एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना होता, पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़े हो ना, ठीक, चला जा। तो इस तरह से बेटा क्या आ गया हमारा, EOP इक्वल्स टू, अब हमने चूंकि माइनस लॉग H प्लस, तो ये हमारा क्या हो गया 0.059, और ये आ गया लॉग, आ गया ना, तो ये मेरा आ गया PH, माइनस लॉग H प्लस को क्या लिख दिया, PH। तो मेरा EOP इक्वल्स टू क्या आ गया 0.059 PH। PH किसका, एनोड वाला ना, क्या आपको ये अच्छे समझ में आया। लेकिन आप ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने से पहले इसके लिए एक कंडीशन है, यदि पार्शियल प्रेशर गैस की कितनी ले गई है 180, इस कंडीशन पर ये बेस्ड। हाँ, ये कैथोड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात, उल्टा हो गया जस्ट। क्या आ गया सभी को समझ में, ठीक है। तो ये एक अच्छा फॉर्मूला हुआ, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकते हो जब पार्शियल प्रेशर नहीं दी हुई है, या अगर दी हुई है तो 180। चलो अगले, क्या छोटू, प्लैटिनम कब कब, मतलब नॉर्मल पीटी ही यूज करते हैं। ये थोड़ा सा वेट करो, अभी सेल में इंडिविजुअल, अभी देखो सब सेल का भी टाइप पढ़े हो, लेकिन अभी उसका एप्लीकेशन नहीं पढ़े हो। तो एक दो क्लास बाद आने वाला है एप्लीकेशन, तो जब एप्लीकेशन आएगा तो उस समय में क्लैरिटी से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कब क्या किस समय में क्या लिया जाता है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ किस, देखो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 3 पार्ट, एक पार्ट कंडक्टिविटी और 2 पार्ट किस पर है, सेल पर, है ना। तो अभी हम लोग सेल के मैकेनिज्म को समझ रहे हैं, और सेल में भी कौन सा सेल हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, हाफ सेल में कौन सा सेल पढ़ रहे हैं, हाफ फुल जो भी पढ़ रहे हैं, गैल्वेनिक सेल, ECC इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अभी हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिस्कस नहीं किया, अभी ECC पे हम लोग काम कर रहे हैं, आगे आगे पाठ पीछे पीछे सपाट। हाँ चलिए आइए ध्यान दीजिए, अब देखो ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या है बताओ, ये क्या है, अनुमान लगाओ क्या है, क्या यूज है इसका। यदि मेरा एसिड वीक एसिड है तो उस केस में ये सारा खेल बदल सकता है। 2 ही खेल है इसमें करने के लिए, क्वेश्चन को उलझाने के लिए। बोर्ड लेवल पे तो कुछ नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पर 2 खेल है। क्या, एक प्रेशर के साथ छेड़छाड़ करना और दूसरा कंसंट्रेशन के साथ छेड़छाड़ करना। तो अगर कंसंट्रेशन के साथ छेड़छाड़ किया जाए तो उस केस में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। ये कब इस्तेमाल होगा, जब कंसंट्रेशन और वीक एसिड का यूज होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसे ही वीक एसिड होगी उसके बाद जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है जरूरी नहीं है कि हम उस कंसंट्रेशन को क्या कर लें, यूज कर लें।
मान लो कंसंट्रेशन दे दिया 0.1 मोलैरिटी, लेकिन एसिड HCl नहीं दिया, एसिड दे दिया एसिटिक एसिड, तो आपका अगर 0.1 मोलैरिटी है तो 0.1 कंसंट्रेशन अब यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब उसका एक पार्ट ही डिसोसिएट करेगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का खेल आएगा, अल्फा होगा। अब अल्फा की भी वैल्यू कितनी है वो नीचे मेंशन करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को यूज करेंगे, हम देखेंगे, उस पर हम लोग जाएंगे, वो बहुत अच्छा आइडिया और बहुत शानदार क्वेश्चन उस पर बनता है, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रो में जब आयोनिक को क्या कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो IIT कहलाता है। सॉल्यूशन में जब क्या कर दिया जाए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिक्स कर दिया जाए, तो IIT कहलाता है। तो IIT में जो कुछ चैप्टर्स में जान है वो एक दूसरे को मिलाने की वजह से गैसेस स्टेट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिक्स कर दिया जाए तो रियल गैस का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब आपको आएगा अच्छे से तो रियल गैस को समझना वहां पर कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो IIT का मतलब ही क्या होता है, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से को रिलेट करते रहना, ठीक है, और यही काम ही है हमारा, भाई इंजीनियर बन रहे हैं तो इतनी इंटेलेक्चुअलिटी तो आनी चाहिए। तो चला जा, केस 2 क्या लिया, इसको यूज करना पड़ेगा, H+ और कोई भी एसिड जो होता है हमारा, वो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka लिखते हो ना, तो K इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H+, एक्वस है वो, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A- बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हो ना। हा? कौन सा A, एसिड का अनायन वाला पार्ट, जैसे HCl में क्लोराइड वाला। केस 2 SHE को कैसा लिया, कैथोड की तरह, चीजें क्या हो जाएंगी उल्टी, H2 यहां जो ये चीज हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, RP, E0 RP इक्वल्स टू कितना वोल्ट, 0 वोल्ट, सही लिख दिया, क्लियर हो गया। रिप्रेजेंटेशन फिर से कैसे होगा, वही चीजें, इस बार पहले मेटल जो हमारा वो लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, मेटल आयन से शुरू होगा, तो H+ एक्वस C2 कंसंट्रेशन, C2 मोलैरिटी, सिंगल लाइन प्लैटिनम H2 P2 ATM प्रेशर, या फिर दूसरा तरीका क्या है लिखने का, दूसरा तरीका ये हो गया H+ एक्वस C2 मोलैरिटी ऑब्लिक H2 P2 ATM PT सॉलिड, क्लियर हो गया अच्छे से। तो चलो अब रिप्रेजेंटेशन में कुछ कर, फिर हमें क्या लगा देना है इस पे, नेक्स्ट इक्वेशन, किस पे, CHC पे कि HC पे, बिल्कुल CHC पे, तो क्या लिखोगे, RP या OP, RP, E0 RP माइनस 0.059, आप ये पूरा समझ रहे हैं खेल, PP अगर हमने एक ATM लिया तो फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, ERP इक्वल्स टू माइनस 0.059 pH, किसका इस बार pH, क्या आपको समझ में आ गई चीजें। एक बार फिर से ये फॉर्मूला कब यूज हुआ है, यदि पार्शियल प्रेशर उस गैस की H2 की कितनी ले गई है 180, तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। मतलब ध्यान से, E0 OP इक्वल्स टू, E0 OP इक्वल्स टू, गौर से, E0 OP इक्वल्स टू 0.059 pH एनोड का, और E0, सॉरी कोई बात नहीं, E है, क्लियर है, और E किसका छोटू, RP इक्वल्स टू 0.059 pH किसका, गुड। एक फॉर्मूला याद करो, पुराना फॉर्मूला जिसमें हमने सिखाया था एनोड पर नेगेटिव चार्ज तो उसमें नेगेटिव ले लो, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज तो उसमें पॉजिटिव ले लो, वो कौन सा फॉर्मूला था, पीछे बताया है, उसके ये उल्टा है, इसके ये उल्टा है, तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो छोटो, बोलो याद आया तो बोल। अच्छा पिछले दिन तो न्यूमेरिकल्स करवाया था ना, ये देखो AHC और CHC का फॉर्मूला जो
भूलो नहीं, भूल जाते हो छोटू। क्या है AHC में, एनोड में नेगेटिव इसलिए बोला था यहाँ नेगेटिव, कैथोड में पॉजिटिव इसलिए बोला था ये पॉजिटिव। लेकिन ये किस टर्म में, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आयन के टर्म, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आयन के टर्म। और अभी ये फॉर्मूला को याद रखने का हमने तरीका बोला था कि E नॉट OP माइनस 0.059 इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आयन। यहां माइनस कब लेते हैं, एनोड में, यहां पर प्लस कब लेते हैं, कैथोड में। इसी तरीके से अभी वाला अगर देखो तो EOP इक्वल्स टू प्लस है, लेकिन यहां पर ओपी के केस में बीच में माइनस था 0.059 से, तो इसका और उसका कंफ्यूजन नहीं ले आना एक साथ, इसका कंफ्यूजन नहीं लाना। जब भी पीएच वाले में होगा तो उल्टा करना है साइन को। कैथोड पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो फॉर्मूले में पहले माइनस 0.059 पीएच लेना, और एनोड पर मेरा नेगेटिव चार्ज है तो फॉर्मूले में क्या लेना, 0.059 से पहले पॉजिटिव लेना, उल्टा लेना। क्लियर हो गया? मैं अभी क्या समझा रहा था कि यहां से उसको कंफ्यूज नहीं करवाना है यहां के कॉन्सेप्ट। आ जाओ, ठीक है? तो चल ये फॉर्मूला। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है छोटू, देखो ठीक से, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नीचे नहीं देखना, आराम से ऑनेस्टली देखो ना। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या दिया हुआ, PtH2 10 ATM एसिटिक एसिड, जरा ध्यान से देखो, एसिटिक एसिड, ये जो हमने दिया इसको गौर से देखो। हमने एसिड कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम दो दिया। पहला ही सवाल अच्छा दिया आपको, पहला ही सवाल बढ़िया लिया, चाहते तो HCl का भी पहले ले सकते थे हम, तो डायरेक्ट कंसंट्रेशन यूज हो जाता। अब कहानी क्या है, मुझे अगर इस प्लैटिनम H2 10 ATM पार्शियल प्रेशर पर, पार्शियल प्रेशर भी बदल दिया, तो क्या डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा सकते हैं या नहीं? कौन सा? पहले ये देखो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, यहां से चेक करो ना, H2 जा रहा है किस में, एसिटिक एसिड में, तो H2 जा रहा है H प्लस में, तो ऑक्सीडेशन है। तो क्या आपको ये समझ में आ गया, H2 जा रहा है किस में, H प्लस में, तो क्या आपको ये समझ में आया कि AHC है? पहला क्लियर हो गया, बोलो किसी को डाउट? अब दूसरा पॉइंट, तो क्या अगर AHC है, एनोड वाला है, तो एनोड पे नेगेटिव तो यहां पॉजिटिव, बोलो क्या लेना है, 0.059 इंटू पीएच ऑफ एनोड। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये फॉर्मूला लगाना है या नहीं लगाना? हाँ, नहीं लगाना है, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं, क्योंकि HPP नॉट इक्वल्स टू 1 ATM, इसलिए पूरा जाना होगा प्रोसेस पे शुरू से। तो पूरा प्रोसेस कैसे लिखोगे छोटू? नॉस्ट इक्वेशन पूरा लिखना होगा, तो नॉस्ट इक्वेशन अपना क्या बोलेगा, EOP या RP, EOP या RP, OP डिफाइन होगा ना, तो EOP क्लियर हो गया अच्छे से, इक्वल्स टू E नॉट OP, ये तो भैया हमारा 0 होता है, और माइनस 0.059 बाय 2, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, ध्यान से, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट दोनों का यूज होगा, तो प्रोडक्ट क्या है हमारा H प्लस, बोलो, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का टू द पावर 2। अब बाई क्या छोटू, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, बोलो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब कंसंट्रेशन क्या यूज किया जाएगा, अब ये वाला पॉइंट है, मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड, वीक एसिड है, कैसा एसिड है, तो मुझे अब किसकी जरूरत पड़ जाएगी, अल्फा की, अल्फा की, या जरूरत किसकी पड़ेगी, Ka वाले इक्वेशन की। क्या आया समझ में? अब यहां पर मिक्स हो गया क्या आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से, हमेशा आपको अगर याद होगा आयोनिक में, तो आपने पढ़ा है अल्फा का रोल तब नहीं लिया जाएगा
जब इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू 0.05 से अल्फा कम है तो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, अगर उससे ज्यादा है तो लिया जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कम है या ज्यादा है ये चेक करने के लिए हमें के ए बाय सी का स्क्वायर रूट निकालना होगा। के ए बाय सी का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। क्या क्लियर नहीं हुआ? नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, चलो कैसे? बिल्कुल पता है आपको, आपको पता है, आपको डायरेक्टली नहीं पता है, इनडायरेक्टली मालूम है। देखो कैसे मैं समझा दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा आयोनिक में ले चल रहा हूं आपको, ठीक है? आयोनिक वाले बाबा हमें माफ करें, ठीक है। देखो हमने बोला कि सबसे पहले आपको अल्फा के रेंज को गेस करना होगा। बोलो, गेस करना होगा। कि अल्फा ग्रेटर देन 0.05 है या फिर अल्फा लेस देन 0। अगर मेरा ये वाला रेंज आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अल्फा को नेग्लेक्ट करनी होगी। अल्फा को क्या करनी होगी? नेग्लेक्ट करनी होगी। बोलो कोई दिक्कत? अच्छे से आते जाओ। तो अब इसको गैस कैसे किया जाएगा? हाउ? अल्फा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के ए बाय सी सी। ये कहां से आया? यही ना क्वेश्चन है, कहां से आया? याद आ रहा है? एच ए गया किस में? H प्लस प्लस ए माइनस में। कंसंट्रेशन क्या लिया इनिशियली? 0। तो अगर अल्फा को यूज कर रहे हो तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। तो मेरी K की इक्वेशन क्या हो जाएगी? K की इक्वेशन C अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। बोलो, अब अगर अल्फा लेस देन 0.05 है, अगर लेस देन 0.05, तो अब देखो आराम से अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा इस समय में क्या आ जाएगा? 1 के अराउंड आ गया। तो अब मुझे देखो कि मेरी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू क्या होगी? के ए बाय सी का स्क्वायर रूट। बोलो, एक अल्फा हमने यूज कर लिया उसकी वैल्यू निकालने के लिए, दूसरे अल्फा को हमने इग्नोर किया। जाहिर सी बात है ऐसा हम नहीं कर पाते, कब? यदि 1 माइनस अल्फा को 1 नहीं लिखते। तो इसीलिए तो हमने बोला 1 माइनस अल्फा को 1 क्यों लिख दिया? क्योंकि अल्फा 0.05 से लेस। तो मुझे तुरंत क्या करना चाहिए? जब भी मेरा इस तरीके का क्वेश्चन आए कि साथ में क्या कर दे, वो के की वैल्यू दे दे, साथ में के की वैल्यू दे दे, जैसे इस क्वेश्चन में इसने दिया, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अल्फा का एक अप्रोक्सीमेट रेंज निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए अल्फा अप्रोक्सीमेट, ये भी जो अल्फा आया है ये अप्रोक्सीमेट है कि एग्जैक्ट है? अल्फा अप्रोक्स है, ये अप्रोक्स है ना, एग्जैक्ट नहीं है ना छोटू? नहीं, एग्जैक्ट नहीं है, ये अल्फा अप्रोक्स है। तो तुरंत मैं अब क्या कर दूं? मेरा वैल्यू देख लो क्या है नाउ। नाउ तो अल्फा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाय सी। बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ के कितना दिया? 10 टू द पावर माइनस, और 0.1 मोलैरिटी को 10 टू द पावर -1 लिख दिया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द पावर कितना आ गया? -4 इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2। 10 टू द पावर -2 0. क्या आया समझ में? एंड दिस वैल्यू इज, ये जो 0.01 है अल्फा इक्वल्स टू दिस, ये जो वैल्यू है ये मेरी छोटी है, किससे? 0.05 से। इसीलिए रोल ऑफ किसका? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नेग्लेक्टेड। कितना लाजवाब कॉन्सेप्ट था।
हाँ, तो ये है। अब क्या है कि अभी भी क्वेश्चन आप गलत बनाते तो भी सही बनता, समझे ना क्यों? क्योंकि अल्फा इग्नोर हो गया, लेकिन अगर ये वैल्यू 0.06 रहा होता तब तो आपका अप्रोच गलत हो जाता ना। इसीलिए हमने क्या बोला, सही बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही अप्रोच इंपॉर्टेंट। तो अब मैं सही अप्रोच लगाऊं इसमें, तो सही अप्रोच मेरा क्या करेगा, सो ई ओपी ना, एनोड आया था, ई ओपी इक्वल्स टू 0 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग, अब ऊपर आ जाओ, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो अब यहां से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस तो निकाला ही नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आएगा, इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आएगा, जल्दी बोलो, आयोनिक से पढ़े हो पूरा, यहां से भी देख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज सी अल्फा, तो अल्फा इग्नोर हो गया ना, तो अब मैं सी को यूज करूं कि नहीं करूं, स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू सी, अरे ये क्या है, अरे ये क्या है, अल्फा, क्या लेना है, सी अल्फा, तो इसका कंसंट्रेशन क्या है, सी अल्फा, तो सी मल्टीप्लाई करो, तो सी अल्फा की वैल्यू ही कंसंट्रेशन है, तो अब ये सी को अंदर ले जाओगे तो सी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू, क्या नहीं आया समझ में, नहीं आया, चलो ठीक, छोटू को नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, चलो इस इक्वेशन को बाद में लिखते हैं, अब पहले क्या निकाल के दिखा देते हैं छोटू को, H प्लस। अगेन आपने क्या देखा, एच एसिड है छोटू, किसमें गया, H प्लस प्लस ए माइनस, ये जब C है तो ये 0 और, लेकिन जब ये C इंटू 1 माइनस अल्फा है तो ये, और ये भी क्या है, तो आप ये बोलो कि एक सर्टेन टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या है, C अल्फा, है ना। अब अभी आपने पढ़ा अल्फा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाय सी, इसीलिए सी अल्फा, अब यही जो सी अल्फा है यही क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसी आर्बिट्रेरी टाइम पर, बोलो, तो ये छोटू कितना हो जाएगा, सी अंदर गया तो सी स्क्वायर बना, तो स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू सी बाय सी स्क्वायर आ गया ना ऊपर, तो अब क्या हो जाएगा, सी कैंसल, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू, ये कब यूज करना है, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ रहे, अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया हमेशा के लिए। तो आपने दो चीज हमने आपको सिखाया आज के इस क्लास से, आपको आयोनिक में भी थोड़ा फायदा होगा और मेमोराइज भी हो जाएगा और आपको इसका एप्लीकेशन भी समझ में आ जाएगा आयोनिक में, अब कि अच्छा हाँ इसका एप्लीकेशन हो रहा है। पहला पॉइंट आपने क्या सीखा कि ये जो वीक एसिड टूटता है तो जो मेरे H प्लस का कंसंट्रेशन होता है वो सी अल्फा होता है, क्या होता है, सी अल्फा। अब अल्फा की जो वैल्यू होगी, अल्फा की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ के ए बाय सी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ के बाय सी। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले क्या करना, अल्फा का वैल्यू निकालना दिमाग में, किस फॉर्मूले से, स्क्वायर रूट ऑफ के बाय सी से। ऐसा करने से क्या होगा, अल्फा पता चल जाएगा कि इग्नोर होगा या, जब अल्फा इग्नोर हो गया, इग्नोर कब होगा, जब 0.05 से लेस होगा वो वैल्यू, तब उस केस में हम डायरेक्टली फॉर्मूला H प्लस के लिए ये लगाएंगे, कौन सा, स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू, लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्टली कब लगेगा, जब अल्फा क्या हो जाएगा, इग्नोर। लेकिन अगर अल्फा इग्नोर नहीं हुआ तो मुझे उस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हो गया अच्छे से, किसी को दिक्कत, हाँ बोलो। बिल्कुल, वो तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो हमने ऐसा एसिड लिया है कि एक H प्लस दे रहा है, अगर 2 रहेगा तो वहां तो गुना 2 हो ही जाएगा ना, C की जगह 2C यूज होगा, फॉर्मूला तो यही यूज होगा लेकिन वहां स्क्वायर हो जाएगा ना, सॉरी C की जगह गुना 2 हो जाएगा ना, जहां जहां C जाएगा हर जगह गुना 2 कर दोगे तो क्वेश्चन आएगा, हम ले आएंगे, परेशान नहीं होना। आपको हम पे भरोसा नहीं है कि हम अलग अलग तरह का लाते हैं। तो अब यहां से हमारा देख लो, इस तरह से अब क्या निकालोगे, EOP इक्वल्स टू 0 माइनस
059/2 इंटू लॉग। अब ऊपर कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या निकल गया छोटू, बोलो, अभी तो निकाला H प्लस। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू सी की बाय सी इंटू सी। के कितना है 10⁻⁻5 और सी कितना है 10⁻⁻1, यही हुआ ना। तो ये क्या आ गया हमारा -6 इक्वल्स टू 10⁻⁻। अब यूज कर लू मैं तो ईओपी इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा 10⁻⁻3, -3 इधर चले जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.06/2 इंटू लॉग कितना 10, लॉग 10 1 इक्वल्स टू फाइनल क्या आया 0, 3 से मल्टीप्लाई होगा 0.0, ये वोल्ट आ गया। क्या आपको समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को, बढ़िया था क्वेश्चन। हाँ स्क्वायर था तो ध्यान क्यों नहीं दिए तभी, अभी बोल रहे हो हम बीच में लाएंगे तब ध्यान आएगा। H प्लस का स्क्वायर होगा ना रे, क्यों नहीं ध्यान दिया। और नीचे क्या होगा डिवाइड, तो कैसे कैसे जल्दी जल्दी कर दियो, मेरा तो काम है, मेरा तो काम है क्या बोलना कि तू गधा है। साबित किसे करना है कि तू गधा नहीं है, तुम्हें साबित करना, समझो बात को, मिसलीड मत होते रहो। तो क्या फिर ब्लंडर किए हो, प्रेशर को इग्नोर कर लिए, एक एटीएम लेके चल दिए, और दूसरी क्या गलती की है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस टू द पावर 2 होगी, तो तुम कॉन्सेप्ट से भटकते रहते हो। इसीलिए बोलता हूं घर जाके सारे क्वेश्चंस को दोबारा बनाओ। तो चलो, इसीलिए तुम लेफ्ट शिफ्ट किए जा रहे हैं, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा। अब बोलो 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 जल्दी। ईओपी जो आपने गलती आके सही करो इक्वल्स टू -0.03, चलो कर ही दिया। यहां पे क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, अब भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, तो क्या हो जाएगा 0.03। अब ये कितना गया 10 पर पावर -3, 10 पर पावर -3 का स्क्वायर 10 पर पावर -6, और नीचे से 10 डिवाइड गया ऊपर, तो 10 पर पावर -7, तो जो आपने गुना किया है वो गलती किया, तो क्या आ जाएगा बोलो, इंटू 7, -7 ना, -7 इंटू -7, ये आया। और इधर लॉग कितना रह गया 10, 1 हो गया। कुछ अब नहीं ना मिस किया, देख लो, नहीं अब मिस नहीं किया, कैंसल ऑलरेडी हमने कर लिया, तो क्या आ गया 0.2, ये वोल्ट आंसर। प्लस में माइनस नहीं होगी, माइनस तो होगा ही नहीं। क्लियर हो गया अच्छे से। इसीलिए और एक क्वेश्चन, इसलिए हमेशा इस बात का क्या ध्यान रखना, कहां कहां पे अटकने का इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्वेश्चन में है। पहला, प्रेशर मिस कर सकते हो, जल्दबाजी में लॉग पीएच वाला फॉर्मूला लगा दे सकते हो। दूसरा, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और अल्फा को इग्नोर करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग के पिछले हिस्से में क्या चला लेना चाहिए, अल्फा की वैल्यू। तो चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन, अल्फा बराबर छोटो, अभी उस तरफ हम नहीं ले जा सकते हैं आपको, नहीं तुम्हारा इलेक्ट्रो बिगड़ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, तो निकल गया ईओपी। सेकेंड क्वेश्चन चलो, चलो ये बना, देख लो, चलो मैं बना दे रहा हूं, लेकिन घर से तुम एक बार सारे क्वेश्चन को बना लो। अभी जो आपने बोला हमने वो केस ले लिया, कौन वाला,
H2SO4 टाइप का, 2C वाला टाइप का ले लिया। अब पहला काम इसको, अगर मुझे इसका सेल पोटेंशियल निकालना है कि सेल पोटेंशियल क्या होगी, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, चेक करना है कि ये एनोड है या कैथोड है। कैसे पता चलता है? प्रोसेस से। ये देखो H2SO4 जा रहा है H प्लस में, तो H प्लस गया ना H2 में, तो ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? रिडक्शन। इसीलिए आपको ये क्या समझ में आ गया कि ये क्या हो गया, कैथोड। और दूसरा तरीका प्लैटिनम राइट लिखा हुआ, लेफ्ट साइड लिखा रहेगा तो एनोड, क्योंकि ये मेटल को हमेशा किधर लिखा जाता है, एक्सट्रीम पर। तो एनोड में हम लेफ्ट लेते हैं एक्सट्रीम पर, और कैथोड में हम राइट लेते हैं एक्सट्रीम पर। वेरी गुड। तो दिस इज CH3 एंड PP इक्वल्स टू 1 ATM। क्यों ले लिया? क्योंकि दिया हुआ नहीं है। तो क्या इस बार डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं कि नहीं लगाऊं? बिल्कुल लगाऊंगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला इस बार एप्लीकेबल है कि नहीं? एप्लीकेबल नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं रहे पगला, 1 ATM के केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल। और रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कैथोड, कैथोड पर चार्ज पॉजिटिव, इसीलिए फॉर्मूले में याद आया। क्लियर हो गया? ठीक है, चल आ जा। अब जरा देख, तो मुझे पहले पीएच निकालना पड़ेगा। क्या निकालना होगा? तो पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड कैसा है? तो क्या अल्फा का यूज है कि नहीं है? नो यूज अल्फा। तो अल्फा का जब यूज नहीं है तो मेरा मोलैरिटी गुना कितना हो जाएगा? 2। तो मोलैरिटी कितनी है? 0.05 इंटू 2, तो 0.10। क्या आपको समझ में आया? क्या यहां पर K का काम कोई है या नहीं है? कोई काम नहीं, कोई यूज नहीं। तो अब मेरा निकल गया क्या यहां से? H प्लस का कंसंट्रेशन। अब मैं क्या लगा सकता हूं? डायरेक्टली फॉर्मूला। तो बोलो क्या होगा? हाँ, डायबेसिक होगा। तो देख लो, ये हमने कर दिया 0.1 मोलैरिटी, तो पीएच कितनी आ गई? 1 माइनस लॉग H प्लस। तो पीएच क्या आ गया? माइनस लॉग H प्लस कितना हो गया? 10 टू द पावर -1। तो यही -1 इधर गया, इक्वल्स टू क्या हो गया? +1। तो पीएच मेरी कितनी हो गई? 1। तो ये पीएच 1 हमने लिख दिया। तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला 0.059। अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो गया, -0.0। क्या समझ में आ गया अच्छे से आपको? डाइबेसिक एसिड। किसी को दिक्कत? ये भी क्वेश्चन इस तरह का करवाया, ये थोड़ा दूसरे तरीके का। एक क्वेश्चन और देता हूं, चलो कॉपी लिखो, निकालो। मैं बोल रहा हूं, एक बनाओ खुद से, फिर छोड़ दूंगा आज आप लोगों को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, हाँ लिखो। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल: जिंक सॉलिड सिंगल वर्टिकल लाइन, जिंक सॉलिड सिंगल वर्टिकल लाइन, ZnSO4 जिंक सॉलिड लिखा, सिंगल वर्टिकल लाइन, लाइन के राइट साइड लिखो ZnSO4 एक्वस, ZnSO4 एक्वस, नीचे लिखो 2 मोलैरिटी 2m, हाँ नीचे उसी के 2m। अब ब्रैकेट में लिखो अल्फा इक्वल्स टू 50%। बढ़िया क्वेश्चन दे दिया। अब वहां डबल वर्टिकल लाइन लगाओ, डबल वर्टिकल लाइन, हाँ। अब लिखो दूसरी तरफ मैं दूसरा वाला अटैच कर रहा हूं, क्या? CH3COOH एसिटिक एसिड, नीचे K लिखो इक्वल्स टू 10 टू द पावर -5, नीचे C लिखो, उसके नीचे C लिखो, C इक्वल्स टू 0.1 मोलैरिटी, K इक्वल्स टू 10 टू द पावर -5। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के नीचे K इक्वल्स टू 10 टू द पावर -5, उसके नीचे C लिखो 0.1 मोलैरिटी, डबल वर्टिकल लाइन, हाँ डबल वर्टिकल लाइन, अरे डबल क्या रहेगा? सिंगल होगा ना, डबल तो लगा दिया ना, ठीक है डबल लगाया। अब सिंगल क्या होगा? H2
गैस, नीचे 10 एटीएम, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन, पीटी सॉलिड, पीटी सॉलिड लिख दिया, बना सेल पोटेंशियल निकाल। Zn वाले का ओपी यूज होगा तो Zn का ओपी आपको पता है 0.76 वोल्ट। कितना दिया इसका मोलैरिटी? और क्या दिया है इसका? कंसंट्रेशन 0 पॉइंट
क्या आया? सर दिक्कत यही है आपकी कि आप हर बार क्वेश्चन सर बदल क्यों देते हैं? हाँ, नहीं रूम पर नहीं बनाएंगे अभी ना, ना 2 मिनट का तो काम है। छोड़ो, 2 पार्ट है ना, दोनों पार्ट को सुलझाना है, जोड़ देना। अभी हाफ सेल किया, ये कंप्लीट सेल किया। अगर तरीके से देखो तो कितने अच्छे सिखाया यार। पहले मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड सिखाया खूब अच्छे से, फिर दूसरे इलेक्ट्रोड्स का टाइप सिखाया, एसएचई सिखाया, फिर एसएचई के बाद 2 को हमने कनेक्ट किया, फिर फुल सेल बना दिया। उसका क्वेश्चन ऑलरेडी ढेर सारा प्रैक्टिस किया हुआ है, इसका क्वेश्चन ऑलरेडी आज प्रैक्टिस करवा दिया 2-3 क्वेश्चन। अब हमने दोनों को कनेक्ट किया है। कितना स्टेप, सुंदर स्टेप से हम लोग सीख रहे हैं। क्या मैं बनाऊं? जी हाँ, आया कुछ? आ जाएगा। पॉइंट 64 वोल्ट, ठीक है। क्या मैं करूं और रुकूं? इसका आ गया, इसका तो और लंबा आएगा। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, ध्यान आराम से, कोई बात नहीं। हमारे साथ ही सीखो सही। सबसे पहला पॉइंट ये देखो, ये कंप्लीट सेल है या हाफ सेल? ये जो दिया हुआ ये कंप्लीट सेल है कि हाफ सेल? हाफ सेल है या कंप्लीट सेल? क्या है जिया? क्या है? कंप्लीट सेल। कैसे पता चला? दोनों चीज दिया हुआ, सॉल्ट ब्रिज दिया हुआ, ये डबल लाइन दिया हुआ। डबल लाइन मतलब ये सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज लगता ही है कंप्लीट सेल। तो इधर हमारा कौन सा है ये देखना ध्यान से। आपने गौर किया एक्सट्रीम पे मेटल है, तो मेटल जा रहा है किस में? आयन में। तो इधर आप देख रहे हैं जिंक जा रहा है जिंक 2+ में, इसका मतलब ये एनोड है, और वैसे भी एक्सट्रीम लेफ्ट है मेटल, तो एनोड होगा। और इधर आपने क्या देखा? H+ जा रहा है H2 में। क्या आपने गौर किया? तो ये क्या है हमारा? CH3 है। बोलो छोटू, क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्लियर है? अगर इसको उल्टा पुल्टा कर दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, सेल बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? उसका सेल पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा टोटल जोड़ने। अब क्या 0.241, आपका क्या था 0.64। अब आराम से,
तो मुझे अब सेल पोटेंशियल जो निकलेगा ई सेल इक्वल्स टू ईओपी प्लस ईआरपी से निकलेगी। बोलो, यहां नॉट का काम तो नहीं है। अब एक बार क्या निकालना पड़ेगा, ईओपी किसके लिए, एनोड के लिए। एक बार क्या निकालना पड़ेगा, ईआरपी किसके लिए, कैथोड के लिए। पहले किस पर काम कर ले, एनोड पर। तो जब एनोड पर आप काम करेंगे तो एनोड का इक्वेशन, चलो कंप्लीट सेल पे काम करते हैं एक साथ, इक्वेशन कंप्लीट सेल का लिख देते हैं। सेल का जो मेरा दो पार्ट है, पहला पार्ट क्या है, ध्यान से, जिंक गया सॉलिड किसमें, जिंक 2 प्लस में, आ जाओ, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या लिखना पड़ेगा आपको, ओपी, ई नॉट ओपी कितना है, प्लस 0.76 वोल्ट, ये तो अंडर नोन है। बोलो, ई नॉट ओपी ना पहले लिखाएगा। अब नीचे क्या लिखोगे, 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन है मेरा, क्या है यहाँ, एसिटिक एसिड। नीचे क्या लिखोगे, 2H प्लस, अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में। यहां पे क्या लिखोगे, ई नॉट आरपी, ये कितना वोल्ट, 0 वोल्ट। नेट क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो कंप्लीट सेल जो बनेगा उसमें क्या लिखोगे, जिंक सॉलिड प्लस 2H प्लस, कौन कैंसल हो गया, इलेक्ट्रॉन वाला, प्रोडक्ट क्या बन गया, H प्लस एक्वस, प्रोडक्ट क्या बन गया, Zn2 प्लस एक्वस। बोलो, अब प्लस क्या, H2 गैस। ये कंप्लीट लिख दिया इक्वेशन। तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, ये मेरा कंप्लीट इक्वेशन है। अब आप समझते हैं कि लॉग वाला जो फॉर्मूला होगा उसको कंप्लीट पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, आराम से। अब ईओपी की बारी है, किसकी बारी है, तो ईओपी कैसे निकलेगा छोटू, ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, उस केस में 1 हो जाएगा। बोलो, और हाँ क्लास ना, अब इस केस में क्या करनी है, हाँ, अब कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस क्या ली जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस क्या ली जाएगी, सी अल्फा 1 हो जाएगी। तो आप मोलैरिटी 2 यूज नहीं कर सकते, एक यूज हो जाएगी। क्लियर हो गया, क्योंकि अल्फा दे दिया हम। अब राइट वाले में आ जाओ, फिर 0 माइनस 0.059 बाय 2 इंटू लॉग, ऊपर क्या है इस केस में, क्या, H प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब H प्लस निकालने के लिए ध्यान से, कंसंट्रेशन H प्लस निकालने के लिए Ka दिया हुआ है, तो क्या कर लोगे चुपके से, Ka बाय C का स्क्वायर रूट, ताकि अल्फा का यूज है या नहीं। अरे नहीं रे, पहले चेक करोगे ना, अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा क्या है, Ka 10 टू द पावर -5, अब बाई C 10 टू द पावर -1, ऊपर गया तो 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर रूट 10 टू द पावर -2, रिक्वायर्ड नंबर 0.05 से लेस है। अल्फा का यूज, अगर अल्फा का यूज नहीं है तो डायरेक्टली हम H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, किससे, स्क्वायर रूट ऑफ Ka इंटू Ka की वैल्यू कितनी है, 10 पे पावर -5, C की वैल्यू कितनी है, 10 पे पावर -1, तो गुना करके क्या आ गया, 10 पे पावर -3, कंसंट्रेशन क्या चढ़ जाएगा, 10 पे पावर -3 का स्क्वायर, तो 10 पे पावर 6, लेकिन बाई प्रोडक्ट में वहां पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट वो था, रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा, H2 का पार्शियल प्रेशर, तो 10 ATM, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 10। क्या आपको अब समझ में आ गया, नाउ तो चलो अब 5.55, ठीक है। अब AHC का EOP निकाल लो, 0 माइनस 0.059 बाय 2, बोलो, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कैसे, एनोड है, जिंक ना, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस, नीचे तो 1 हो जाएगी, ठीक है, इक्वल्स टू 0. कहाँ पे, अच्छा सॉरी
0 लिख दिया हाइड्रोजन के लिए ना, यहाँ पे क्या लिख दोगे छोटू 0.76 माइनस, तो 0.76 माइनस, अब ये कितना आ गया हमारा, एक मोलैरिटी ना, और ऊपर स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, ऊपर स्क्वायर लगेगा ना कि नहीं लगेगा, स्क्वायर नहीं लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। हाँ वेरी गुड, नहीं नहीं लगेगा, ये सब चीज एकदम क्लियर रखो। H+ वाले में लगेगा, स्क्वायर में चार्ज नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन कितना गया वो नहीं आता है, ऊपर में कोफिशिएंट आता है। छोटू कई बार होता है हम बना देते हैं, लेकिन अगर कोई पूछ दे यहाँ ये क्यों नहीं लगेगा, अरे यहाँ तो लगा ही नहीं रहे हैं, सही में क्यों नहीं लगेगा भाई, जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ऊपर जो लगती है चीजें वो कोफिशिएंट जाती है, चार्ज नहीं जाती है, तो 10/1 1/1 1 रह जाएगा, यही ना रह जाएगी। तो अब बोलो log 1 0, तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू क्या आ गई +0.76। अब एक बात अनुमान लगाओ, क्या इसको बनाने की जरूरत थी, ये तो बना हुआ था, क्यों जरूरत नहीं थी, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपने गौर नहीं किया, कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी हो गया, तो जब स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएगा तब तो राइट वाला टर्म ही समाप्त हो जाएगा ना, क्योंकि सारा खेल तो मोलैरिटी के कारण ही है, तो राइट वाला टर्म ही समाप्त हो जाएगा। तो कितना स्ट्रेट मैसेज था कि मुझे ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ये इक्वेशन जो E0OP है वही क्या हो जाएगा मेरा EOP हो जाएगा, क्योंकि मोलैरिटी कितनी है 1। समझ में आ गया, ये हमेशा ध्यान रखना है, E0OP के इक्वल हर बार हो जाएगी जब, तो ये प्रैक्टिस से ही ये चीजें धीरे धीरे आत्मसात होती, क्योंकि सारा खेल तो वहां मोलैरिटी पे जाता है। अब मुझे क्या करना है, CH3 इसको लेकिन निकालना पड़ेगा, ERP इक्वल्स टू, इस बार 0 होगा स्टैंडर्ड, माइनस 0.059/2 लॉग, अब ऊपर में जाएगा प्रोडक्ट आराम से, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+, ऊपर जाएगा 2, अब ये जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस, तो यहां पर माइनस को प्लस कर दे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। चलो, तो ये प्रोडक्ट है एक्चुअली नीचे वाला हमारा, तो नीचे हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या H2, और ये वाला अब कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ Ka इंटू सी से इक्वल्स टू क्या आ गया 10⁻³ पक्का ना, 10⁻³ ये फॉर्मूला हमने क्यों लगा दिया, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ K/C क्या आ गया <<0.05, इसे डायरेक्ट हमने वो फॉर्मूला लगा दिया। तो अब क्या हो जाएगा हमारा ये 0.03 इंटू लॉग, ऊपर गया 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 -6, और ये है गया 10⁻1, ये 10 ATM है ना, हाँ तो ऊपर जाएगा 10⁻1 और 10 तो माइनस, तो क्या हो जाएगा फाइनली, प्लस तो ऑलरेडी है तो +7 हो गया ना, माइनस से हो गया ना, -7 आ गया ना, लॉग ये माइनस आ गया यहाँ, और क्या आ गया, क्लियर हो गया अच्छे से, क्या दिक्कत, सही है ना। अरे फिर से देखो, ये 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6, और यहाँ पे क्या है 10, तो ऊपर गया 10⁻7, -7 इधर आया तो नेगेटिव आया 7, log 10 की वैल्यू हो गई 1, तो 0.03 इंटू 7 इक्वल्स टू क्या आ गया -0.21 वोल्ट। ये किसका निकला है CHC का। तो अब मुझे क्या निकाल देना है, दोनों को ऐड करना है, ई सेल जो मेरा होगा वो क्या क्या आ जाएगा EOP प्लस ERP, OP कितना था +0.76 वोल्ट, और माइनस ये कितना आया 0.21 वोल्ट इक्वल्स टू +0.55, ठीक है। 0.59 को करोगे तो और ज्यादा एक्यूरेट है।
आया समझ में? तो ये जो एग्जांपल था ये कॉम्बिनेशन था किस किस सेल का, अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया कॉम्बिनेशन था टू हाफ सेल का, कौन कौन सा हाफ सेल था बोलो? एनोड कौन सा था? AHC कौन सा था टाइप? मेटल मेटल आयन, मेटल और मेटल आयन AHC। और ये वाला कौन सा था टाइप? CHC क्या था मेरा? गैस आयन, गैस आयन ना, H2 गैस और आयन H+, तो ये मेरा क्या था? गैस आयन। तो क्वेश्चन बहुत तरीके से हाफ सेल से पूछ सकता है, फुल सेल से पूछ सकता है, टाइप ऑफ सेल पूछ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ये जो वैल्यू हम लोग पढ़ रहे हैं ये तो समझ में आ गया कि सभी की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे कि कैसे निकाला जाता है इसको। चलो अगले क्लास। थैंक यू।